जैसे कि आज हमने 3 टॉपिक्स को कवर करने का कोशिश किया है। पहले कि 2024 में हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी किस किस देश को विजिट किए हैं, किस महीना में विजिट किए हैं, उनका पर्पस क्या है, वो आज हम लोग डिस्कस करेंगे। और आप लोग जानते हैं ना, इस प्रकार का क्वेश्चन 1-2 क्या किसी एग्जाम में 3-3 क्वेश्चन पूछ दिया गया है। कभी डिफेंस मिनिस्टर का विजिट पूछ दिया, तो कभी आपके वित्त मंत्री के विजिट पूछ दिए और प्रधानमंत्री के विजिट को पूछ दिए। तो आज का टॉपिक सभी हम प्रधानमंत्री के विजिट को देखेंगे। अगले दिन जब हम आएंगे तो निश्चित रूप से जो हमारा रक्षा मंत्रालय होता है उसका विजिट पूछा जाता है, उस पर हम बात करेंगे। आप बहुत ही निश्चित रूप से बहुत अच्छा तैयारी यहाँ पे कर पाएंगे। अभी एक एक करके हम लोग अभी देखेंगे, समय को ज्यादा गंवाएंगे नहीं। और हर मॉड्यूल में आपके लिए मैं क्या रखा हूँ, क्वेश्चन रखा हूँ, और ये डेली इसी प्रकार से चलेगा। आप लोग कॉपी कलम लेके बैठ सकते हैं। कुछ तथ्य, हालांकि ये जो अभी मैं पढ़ा रहा हूँ इसका सीधे PDF आपको मैं डालूंगा ग्रुप में, कोई दिक्कत नहीं है। और अभी जो टेस्ट होगा आपकी, मैं यहाँ पे जो पढ़ाऊंगा हर मॉड्यूल में जो टेस्ट होगा उसको आप दीजिएगा। देखते हैं कितने लोग आप लोग अच्छा से यहाँ पे देख पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं। ठीक है, चलिए प्रधानमंत्री की यदि विजिट की हम बात करें ना, 2024 में हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी जो विजिट किए, ठीक है, उस विजिट में आप जब देखिएगा तो जो सबसे पहला विजिट है UAE, कतर गए हैं। वो कहां गए हैं? UAE और कतर में गए हैं। ये जो आप देख रहे हैं UAE और कतर, ठीक है, ये गए हैं फरवरी 2024 में। देखिए एग्जैक्टली मैं आपको बता रहा हूं तरीका इसका। पहले तो आप ये याद रखिए, पहले तो जब मैं चूंकि आपके लिए सारे को मैं एक साथ कर दिया हूं तो कितना अच्छा हो गया होगा आप समझ सकते हैं। दूसरी बात, आप मंथ देख लीजिए, हर मंथ में तो प्रधानमंत्री विजिट करेंगे नहीं, तो आप एक चार्ट बनाए जैसा कि मैं बनाया हूं, ये मिल भी जाएगा और आराम से आप इसको याद कर सकते हैं। ठीक है, और आराम से इसको आप देख सकते हैं कि हाँ कि प्रधानमंत्री मोदी जी कौन से मंथ में कहां पे गए। तो पहला तो मंथ देखिए, उसके बाद डेट देखिएगा। फरवरी में 2024 में वो UAE और कतर को विजिट किया। यहाँ का जो महत्वपूर्ण काम है, यहाँ एक बहुत प्रमुख शहर है अबू धाबी, एक हिंदू मंदिर का उद्घाटन किया और खाड़ी देशों के साथ कूटनीति और आर्थिक संबंधों पर चर्चा की। तो इसमें कूटनीति और आर्थिक संबंध तो जब बहुत जनरल वर्ड आपको लग रहा है, लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट बात हो रहा है हिंदू मंदिर। आपको एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है, प्रधानमंत्री मोदी किस विदेशी दौरा पर हिंदू मंदिर का निर्माण किया, ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है। दूसरी बात यह पूछा जा सकता है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कहां पे भारत के अलावा हिंदू मंदिर का शिलान्यास किया और बनाया। तो उसके ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया है कि UAE और कतर में हिंदू मंदिर का उन्होंने निर्माण कराया। तो UAE और कतर हो गया फरवरी में, और फरवरी के बाद आता है मार्च। तो मार्च में गया और भूटान गए, द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने और व्यापार, शिक्षा और सांस्कृतिक सहयोग। आपको तो मैं भूटान के बारे में थोड़ा सा बात कर देना चाहता हूँ, थोड़ा बता देना चाहता हूँ भूटान के बारे में। देखिए दुनिया का एक इकलौता ऐसा देश भूटान है जो अपनी सभ्यता और संस्कृति को बचाए रखना चाहता है। वो पर्यावरण और प्रकृति के साथ इतना प्रेम करता है कि संभवतः दुनिया के विकसित देश भी इतना नहीं सोचता होगा। एक सिंपल एक एग्जांपल देकर के मैं आपको कोट करके बताना चाहता हूं कि ये एक बार भारत और भूटान के बीच एक समझौता हुआ। उस समझौता में एक रोड बनना था और वो खर्च भारत सरकार दे रही थी। रोड में कई पेड़ कट जा सकते थे, क्योंकि जिस रास्ता से वो रोड को वो किया गया था, मैपिंग किया गया था। भूटान सरकार ने उस रिकॉन्सिलिएंट को, समझौता को रद्द कर दिया। बोला कि सर रोड बने ना बने, पेड़ नहीं कटने चाहिए। ऐसा देश है भूटान। तो भूटान के साथ आप जब जाइएगा तो जो उनकी सांस्कृतिक पहचान है वो महत्वपूर्ण है, और भूटान हमारा पड़ोसी देश भी है। तो इस प्रकार से हम लोग को सांस्कृतिक आदान प्रदान उनसे बहुत अच्छा होता है। यहाँ महत्वपूर्ण बात क्या है कि सांस्कृतिक सहयोग डेवलप हो रहा है भूटान के बीच में। ठीक है ना। और तीसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट अभी देख लीजिए, अभी आपका करंट में यह है इटली यात्रा। प्रधानमंत्री जी जून में इटली पहुंचे। यहां जब गए थे तो वो G7 जो शिखर सम्मेलन था, ग्रुप 7, उसमें वो भाग लिए, जहां वैश्विक और आर्थिक जलवायु परिवर्तन पर
चर्चा हुई। सबसे इंपॉर्टेंट बात देखिए, G7 आप लोग जानते हैं ग्रुप 7 एक ऐसा संगठन है। G7 आज हमारा टॉपिक्स भी है संजोग से, अभी इसके बाद हम लोग G7 पर भी चर्चा करेंगे, तो उसमें डिटेल से बात करेंगे। फिलहाल आपको मैं बताऊं कि G7 दुनिया के 7 विकसित देशों का संगठन है, और हम कह सकते हैं कि जो दुनिया की अर्थव्यवस्था जो चलती है उसमें बहुत बड़ा योगदान G7 का है। G7 के मीटिंग में वो उसी समय प्रधानमंत्री मोदी जी पार्टिसिपेट किए जब वो इटली की यात्रा पर थे। तो सोच लीजिए यदि इटली की यात्रा पर थे तो G7 कहाँ हुआ होगा? इटली में हुआ। अच्छा, वैश्विक जो मुद्दा है, वैश्विक मुद्दा में पर्यावरण से बड़ा मुद्दा कोई नहीं है। तो आप जानिए कि G7 का जो मीटिंग हुआ वो तो वैश्विक माने दुनिया के सारे तमाम बड़े लोग वहां पे बैठे हुए थे, तो मुद्दा भी वहां पे क्षेत्रीय नहीं होगा, तो मुद्दा भी वैश्विक था। आप समझ लीजिए। अब अभी क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा कि ठीक है, आप बताइए कि G7 का बड़ा मुद्दा क्या था? तो वैश्विक मुद्दा क्या है? जलवायु है। तो ये कॉन्सेप्ट से आपको पढ़ के याद कर लेना है। अब रटना नहीं। जैसे अबू धाबी में क्या गए तो खाड़ी देश में मंदिर नहीं बन सकता, लेकिन बनाया गया मंदिर। उसी प्रकार से अभी हम लोग भूटान की बात किए तो भूटान में क्या हुआ? सांस्कृतिक आदान प्रदान हुआ, और भूटान गरीब देश है तो उसके साथ आर्थिक रिलेशन भी डेवलप होता है। तो यहाँ से सिर्फ आप जो है जीके मत सीखिए, यहाँ से आपका अगला जो टारगेट हो मेंस का ना, यहाँ से बहुत कुछ मिलने वाला है। अभी तो बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन मैं उतना जरूर बोल दूंगा कि जो लोग आप लोग सुन रहे हैं उसको फायदा हो जाएगा। ठीक है ना? अभी इटली तक हम लोग पहुंच गए थे। अब रूस और ऑस्ट्रिया के बारे में देखते हैं। रूस और ऑस्ट्रिया का जो यात्रा देखिएगा प्रधानमंत्री जी का, ये यहाँ पे रूस और ऑस्ट्रिया में क्या क्या समझौता का ऊर्जा और व्यापारिक समझौता हुआ। मैं आपको बता दूं, रूस के साथ भारत का बहुत ही पुश्तैनी रिश्ता है, और तमाम बड़े समय पर रूस ही एक ऐसा देश है जो भारत के साथ एकदम मजबूती के साथ खड़ा रहता है। ये आप लोग भी बहुत अच्छा से जानते हैं। अभी देख लीजिए, जब रूस और यूक्रेन के साथ एक द्वंद्व युद्ध चल रहा है और दुनिया दो फाक में हो रहा है, भारत का अमेरिका के साथ अच्छा संबंध स्थापित हो रहा है, उसी बीच में रूस के साथ भारत का क्या प्रयोजन होगा, ये बहुत ही बेहतरीन समय है जिसको आप अंडरस्टैंडिंग कर सकते हैं, समझ सकते हैं कि रूस एक तरफ भारत को खनिज तेल सस्ते दर पर देना चाहता है, तो दूसरे तरफ अमेरिका भारत को कहता है कि आप मत खरीदिए। लेकिन चूंकि भारत अब अपने पैर पर खड़ा हो चुका है, हमारा विदेश नीति अब ऐसा हो चुका है जो हम अपने से खुद तय करते हैं। मतलब अपने से तय करने का तात्पर्य ये नहीं हुआ कि हम पहले नहीं करते थे, अब ये हुआ कि अब हम वैश्विक परिप्रेक्ष्य में हम पूरी ताकत के साथ अपनी रणनीति अपने से तय करेंगे, दबाव में हम काम नहीं कर सकते। तो उस समय भी आप देखिएगा कि रूस से हम लोग खनिज तेल खरीदे, और कोरोना काल आया तो कोरोना काल में आप देखिएगा पूरी दुनिया में आर्थिक मंदी का सामना करना पड़ा और हर जगह निगेटिव ग्रोथ हुआ, एक भारत को छोड़ करके। उस समय भी आप कहिए कि रूस के साथ बहुत अच्छा संबंध की वजह से ऐसा हो पाया था। यहाँ इसीलिए देखिएगा कि रूस और ऑस्ट्रिया के बीच में जो संबंध हुआ, जो जुलाई में गए, वो कब किसके लिए? ऊर्जा व्यापार के लिए। तो ये बहुत महत्वपूर्ण बातें थी। ठीक है, चलिए रूस और ऊर्जा ये ऑस्ट्रिया के साथ हो गया। तो उसके बाद हम देखते हैं कि हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी अगस्त में, अभी ज्यादा दिन नहीं हुआ, अगस्त में ही गए थे पोलैंड और यूक्रेन। तो पोलैंड और यूक्रेन अभी देखिए बहुत ही यूक्रेन तो बहुत ही सेंसिटिव प्लेस है, और आप ही सोच करके देख लीजिए कि यूक्रेन जैसा देश जहां पे भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी जाएंगे और एक तरफ दूसरा देश जो कि उनके परम मित्र हैं रूस, कैसे सामंजस्य होगा ये आप थोड़ा बहुत सोच सकते हैं। तो इसके बावजूद भी आप देखिएगा कि भारत की जो रणनीति है, विदेश नीति है, बहुत ही टैक्टिकल ढंग से और बहुत ही शानदार तरीके से रूस और यूक्रेन दोनों के साथ संबंध स्थापित करने की कोशिश किया जा रहा है। कभी कभी तो इस प्रकार की बातें हो रही है कि रूस और यूक्रेन के बीच की जो समस्या है उसका समाधान भारत और भारत जैसा देश ही कर सकता है और कोई नहीं कर सकता। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग है, और आप इस बात को समझिए कि भारत की ताकत, भारत की राजनीतिक शक्ति भी वैश्विक परिदृश्य में उभर रहा है। जब दो बड़े देश लड़ रहे हों, उसमें रूस जैसा देश हो और दुनिया ये आशा करे कि भारत इसका समाधान ढूंढ देगा, तो ये बड़ा बात है।
आइए, तो इसमें हम लोग देखते हैं कि पोलैंड और यूक्रेन जो गए, अगस्त में गए ये, उस समय इनका क्या रहा वहां। तो यूरोप में भारत के व्यापारिक कूटनीतिक संबंधों को मजबूत करना था, यह उद्देश्य है। यह दौरा किया गया। इसमें यूक्रेन संकट वेरी इंपॉर्टेंट। तो आपको पूछा जा सकता है कि यूक्रेन का दौरा पर एक महत्वपूर्ण मुद्दा क्या था भारत के लिए, वो था यूक्रेन संकट। और व्यापार वाणिज्य तो आप देखिए, जब यूरोप जाएंगे आप, यूरोप की धरती पर भारत के लिए जब कोई बात होगा तो यूरोप से हम लोग विभिन्न प्रकार का व्यापार करते हैं और एक दूसरे के लिए हम लोग कह सकते हैं कि बाजार बनते हैं। भारत में भी यूरोपीय बाजार हो सकता है और हमारा तो बाजार अब चाहिए ही चाहिए, क्योंकि हम लोग अब हर दिशा में, चाहे मैन्युफैक्चरिंग हो जाए या सर्विस सेक्टर हो जाए, उस क्षेत्र में हम लोग बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं। तो इस प्रकार से व्यापारिक समझौता भी आवश्यक है। ठीक है, चलिए आइए, तो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं ब्रुनेई और सिंगापुर। तो यहाँ पे देखिए कि जो प्रधानमंत्री पहुंचे हैं कहाँ पे, ब्रुनेई और सिंगापुर। अभी जो मंथ चल रहा है अपना मंथ आप लोग को मालूम है कौन सा चल रहा है, सितंबर महीना चल रहा है। ठीक है, इसी मंथ में 3 से 5 सितंबर 2024 को हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी कहाँ गए, ब्रुनेई और सिंगापुर में विजिट किए हैं और वहां दक्षिण पूर्व एशिया के साथ व्यापारिक और सामरिक संबंधों को मजबूत करने के लिए यात्रा की गई। ठीक है, आने वाले समय में प्रधानमंत्री मोदी SCO शिखर सम्मेलन कजाकिस्तान, ठीक है, ब्रिक्स शिखर सम्मेलन रूस और G20 शिखर सम्मेलन में भी भाग लेंगे, ये एक्सपेक्टेड है। लेकिन मैं आपके लिए रख दिया हूं कि चूंकि अभी साल खत्म नहीं हुआ ना, तो SCO में जा सकते हैं, ब्रिक्स में जा सकते हैं और G20 में जा सकते हैं। तो भारत के प्रधानमंत्री मोदी की जो यात्रा है, जिससे कि अभी आप लोग समझ रहे हैं कि बड़ी क्वेश्चन पूछता है, तो हमको लगता है कि इससे कोई दिक्कत नहीं होगा, आप लोग बढ़िया से क्वेश्चन को समझ पाए हैं। ठीक है, अब देखिए इसी मैटर पर आपको मैं कुछ क्वेश्चन कर दिया हूं और आप लोग क्वेश्चन करिएगा अपने अपने कॉपी पर। ठीक है, और हमको बताइएगा इसका आंसर हम दे रहे हैं। चलिए, पहला है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2024 में अबू धाबी में किसका उद्घाटन किया, अस्पताल, स्कूल, हिंदू मंदिर, संग्रहालय। देखते हैं। अच्छा, वेरी गुड, श्रवण जी का, सीके सुमन, आकाश, माधुरी, रिया, बहुत सुंदर, पूजा, आकाश, अनु, थैंक यू वेरी मच, बहुत अच्छा, सब लोग का आंसर सही आया है, मुझे भी अच्छा लगा कि आप लोग सीख पाए हैं। दूसरा क्वेश्चन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 2024 में किस देश में जी शिखर सम्मेलन में भाग लेने गया? इसका आंसर रूस है कि इटली है, जापान है, फ्रांस है? तेजी से बताते जाना है। ठीक है, वेरी गुड वेरी गुड, बहुत सुंदर, अच्छा लग रहा है कि आप लोग सारे लोग, यस, श्रवण, माधुरी, सोनी, रोशन, अन्नू, वेरी नाइस। चलिए, अच्छा, प्रधानमंत्री मोदी ने किस महीने में, अभी देखिए महीना पूछ दिया, 2024 में भूटान का दौरा किया। हम बोले थे कि इस प्रकार का क्वेश्चन बीपीएससी पूछने में बहुत माहिर है, तो उसी हिसाब से आपके लिए मैं क्वेश्चन भी ड्राइव कर रहा हूं। और अगर किसी को भी अगर महीने में कोई कष्ट है भूटान वाला में, तो आप याद रखिए, आप लोग क्या मार रहे हैं, सी मार रहे हैं, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। अभी आप एक बार देख लीजिए कि हम कैसे बताए थे, अभी तो नोट्स आपको भेजूंगा, लेकिन देखिए महीना बताए थे हम, यह ना मार्च, सी, आप सब लोग मार रहे हैं। तो भूटान में कहा था, मार्च में भूटान गए, ऐसे आपको आंसर मैं पीछे से दे रहा हूं। चौथा क्वेश्चन देखिए, 2024 में मोदी की रूस और राष्ट्रीय की यात्रा का मुख्य उद्देश्य क्या है? सांस्कृतिक आदान प्रदान है, व्यापारिक और ऊर्जा सहयोग और बातचीत है, सैन्य समझौता है, शिक्षा आयोग है। अच्छा देखिए, कुछ क्वेश्चन आपको ऐसे मिलते हैं एग्जाम में, जैसे कि जो आप पढ़े एकदम डायरेक्ट वैसा नहीं है, लेकिन उसको आप समझ सकते हैं। समझ कैसे सकते हैं वो जरा देखिए, आप लोग ये देखिए, अब यहाँ पे शिक्षा समझौता तो हुआ नहीं, सैन्य समझौता तो हुआ नहीं, और ये रूस और ऑस्ट्रिया के साथ सांस्कृतिक वाला बात हुआ नहीं, क्या हुआ? ऐसे करके भी निकाल सकते हैं आप। इस प्रकार से यदि आप पढ़िएगा तो तब क्वेश्चन आपको आसान हो जाएगा। अभी नेक्स्ट आ जाइए, 2024 में पोलैंड और यूक्रेन की यात्रा और प्रधानमंत्री मोदी का मुख्य उद्देश्य क्या था? अब बताइए, ये यूक्रेन संकट है, परमाणु सहयोग है, स्वास्थ्य सेवा है और सांस्कृतिक क्या है, आदान प्रदान है। सोचिए, तो हमने ये आंसर दे दिया, ये सॉलिड हम इसी क्वेश्चन था, हम बताए थे। इसका आंसर जो है आपका यहाँ पे है, सब आंसर मैं यहाँ कर दिया हूँ।
हिंदू मंदिर, इटली, मार्च, व्यापार और यूक्रेन संकट। ओके, तो इस प्रकार से हम लोग प्रधानमंत्री हमारे माननीय प्रधानमंत्री का जो अलग देशों में जो यात्रा था उस बात पर हम लोग आज चर्चा कर लिए। हमारा जो दूसरा टॉपिक होगा आज वो है G7 सम्मेलन। कौन सा? G7 सम्मेलन 2024। तो G7 24 जो हुआ आप जानते हैं कि इटली में ही हुआ। अभी इटली ही हमारे प्रधानमंत्री मोदी गए थे और G7 में बैठक में भाग लिया था। इससे कैसे क्वेश्चन पूछेगा जरा देखिए। इसमें कहेगा कि 24 G7 सम्मेलन कब से कब तक हुआ? 13 से लेकर के 15 जून तक इटली के फसानो शहर में हुआ। देखिए क्या क्या घेर रहे हैं उसको याद करना है। इटली का कौन सा शहर? फसानो शहर में आयोजित हुआ। यह G7 का 50वां, ये दोनों वर्ड पूछेगा। पहले ये कि 2024 का G7 कहाँ हुआ? तो इटली हुआ। इटली में शहर अगर पूछा तो फसानो शहर हुआ, और उसके बाद कौन सा हुआ? तो 50वां हुआ। मुख्य मुद्दे क्या हैं? आप जानते हैं कि ये जो वैश्विक संगठन है और बड़े स्तर का संगठन है G7, और यूरोप से संबंधित है रूस और यूक्रेन, इसलिए इसका मुद्दा तो आना तय था। तो यूक्रेन संकट, रूस पर प्रतिबंध की बात किया गया है। इसमें पढ़िए, एक प्रमुख मुद्दा रूस यूक्रेन युद्ध था, जिसमें यूक्रेन को सहायता प्रदान करने के लिए रूस के जमे हुए वित्तीय संसाधनों से ब्याज का उपयोग करने का प्रस्ताव था। हालांकि इस पर G7 देशों के बीच में सहमति नहीं बन पाया है। कहने का मतलब जो भी कॉर्पस था रूस का, उसका इस्तेमाल किया जाना चाहिए, वो करने की बात हो रहा था, लेकिन इस पर मतलब कंसेंसस नहीं बन पाया, एक मत नहीं हो पाया। मेन बात अगर हम लोग कहें तो G7 का मुद्दा क्या था? तो G7 का मुख्य मुद्दा था यूक्रेन संकट और रूस पर प्रतिबंध। ठीक है, अब आगे दूसरा इसका पॉइंट क्या है G7 का? गाजा में संघर्ष, जो आप लोग अभी जानते हैं। अभी विस्तार से उसकी चर्चा नहीं करेंगे, लेकिन पॉइंट में गाजा पर संघर्ष तो आप समझ रहे हैं कि ये इजराइल वाला मुद्दा है। ठीक है, गाजा में चल रहे संघर्ष को लेकर के भी G7 नेताओं ने संघर्ष विराम और शांति स्थापना के उपाय की चर्चा किया कि दुनिया में कहीं पे भी अगर मान के चलिए युद्ध हो रहा है, मैं आपको एक बहुत बृहत्तर एक कंसेप्ट बताना चाहता हूं। दुनिया के किसी कोने में अगर युद्ध हो रहा है तो आप ये मत समझिएगा कि आप उससे प्रभावित नहीं होइएगा। दुनिया के किसी कोना में अगर कोई भिखारी है तो ये मत सोचिएगा उसका प्रभाव आप पर नहीं पड़ेगा। ये वैश्विक है, ये प्रभाव पड़ेगा। और उसको अगर कभी आप लोग कहिएगा तो हम पूरे बढ़िया से डिफाइन कर सकते हैं कि दुनिया के किसी कोना में एक व्यक्ति अगर भीख मांग रहा है तो उसका प्रभाव दुनिया के अन्य कोने में भी पड़ेगा। ठीक है, तो ये सब वैश्विक मामला है। फिर उसके बाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का विनिमय, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और न्यू टेक्नोलॉजी है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मतलब होता है कि हम लोग जो अभी इस्तेमाल कर रहे हैं दिमाग का, ये एक बृहत्तर दिमाग है और एक ऐसा दिमाग है जो नेचुरल नहीं है, वो बनाया हुआ दिमाग है। किसी काम को, जैसे एक रोबोट को बहुत सारा काम आप दे दीजिए, जो काम रोबोट को कह दीजिएगा बहुत ईमानदारी से कर देगा। आप अगर उसको गेट कीपर बना दीजिए तो प्रधानमंत्री जी भी आएंगे तो उनको वो रोक देंगे। यही आर्टिफिशियल, अगर हम लोग आप हैं, आदमी हैं, देखेंगे प्रधानमंत्री जी को तो छोड़ देंगे, लेकिन रोबोट और हमारे मंत्र है, वो बिल्कुल जो ज्ञान का सटीक प्रयोग करता है। लेकिन कहीं कहीं हो सकता है इसका दुरुपयोग हो। इस पर एक मूवी भी आया था रजनीकांत जी का, आप लोग देखे होंगे। ठीक है, रोबोट। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर भी बात हो रही है। सम्मेलन में एआई तकनीक के नियम की आवश्यकता पर बल दिया गया है क्योंकि संभावित खतरों के बारे में चिंता जताई गई है। जैसा मैंने आपको बताया कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मानव जीवन के लिए बहुत उपयोगी हो सकता है, लेकिन इसका दूसरा पक्ष भी है, उससे हमारा खतरा भी है। तो इसलिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का कितना अच्छा से और कैसे सुरक्षित इसका इस्तेमाल किया जाए, इस पर बात हुआ है G7 में। तो G7 का जो वैश्विक मुद्दा हम देख लिए ना, गाजा संघर्ष देखे, यूक्रेन संकट देखे और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यहाँ देख रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट इसका देखिए G7 का कुछ पॉइंट्स हैं। तो नेक्स्ट जो G7 का पॉइंट है वो इंफ्रास्ट्रक्चर और निवेश है, समझ गए। तो ये जो नेक्स्ट है आप देख लीजिए, विकासशील देशों में बुनियादी ढांचे के लिए G7, ये वाला देखिए बीपीएससी डेटा का खेल खेलती है। यह बात आप रखिएगा, ये बात समझिएगा। डेटा पूछ देगा सीधा, ये वाला जो डेटा देख रहे हैं ना, इतना बिलियन की योजना, सिर्फ डायरेक्ट ये पूछेगा इंफ्रास्ट्रक्चर और निवेश पर विकासशील देशों में बुनियादी ढांचे के लिए G7 कितना ग्रांट किया है, ये क्वेश्चन सीधा पूछेगा। तो क्या लिखा हो? 600 बिलियन
समझ गए, इतना उन्होंने ग्रांट किया है, समझ गए। और इसको लागू कब तक करना है, 2027 तक, तो ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अच्छा, चौथा अगर इसका पॉइंट बात करें तो भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारा, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट हो गया मेंस के लिए भी और आपके प्री के लिए भी, क्योंकि जहां जहां भारत जुड़ जाएगा, हम कल भी बताए थे करेंट अफेयर्स का एक स्वरूप है, कैसे स्वरूप उठाएंगे, बिहार, भारत और तब जाके विश्व। तो जैसे भारत जुटा विश्व लेवल पर तो वो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो गया, जैसे भारत लेवल पर बिहार जुटेगा वो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाएगा। तो हम आपको एक टेक बता रहे हैं, इसको फॉलो करना है किसी क्षेत्र में और बहुत अच्छा से इसको पढ़ना भी है, ठीक है। अब आइए, भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारा जो है IMEC, इस परियोजना का समर्थन देने हेतु G7 ने सहमति जताया, जो भारत मध्य पूर्व और यूरोप के परिवहन और ऊर्जा नेटवर्क से जोड़ेगा। यह सम्मेलन वैश्विक अर्थव्यवस्था, राजनीतिक स्थिरता, तकनीकी चुनौतियों पर ध्यान केंद्रित कर रहा था, लेकिन प्रमुख वैश्विक शक्तियों के बीच मतभेद भी सामने आए हैं, ठीक है। तो ये महत्वपूर्ण बात है, यहाँ पे डेवलपमेंट देखिएगा भारत के संदर्भ में। अब देखिए G7 में हम लोग को जो पढ़ना था पढ़ लिए, अब आपका आ रहा है क्वेश्चन, ठीक है। अभी आपको बताना है क्वेश्चन, G7 मतलब 2024 के G7 शिखर सम्मेलन में किस प्रमुख वैश्विक संकट पर सबसे अधिक चर्चा हुआ। अभी तो सबसे अधिक वाला बात नहीं बोले थे, लेकिन फिर भी आप सोचिएगा, इसका आंसर करके रखिए, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन का भी आंसर करके रखिए, हम साथ में दे रहे हैं आंसर, ठीक है। 2024 के G7 शिखर सम्मेलन में किस तकनीकी क्षेत्र के नियमन की आवश्यकता पर जोर दिया गया, 5G नेटवर्क पर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर, रोबोटिक्स पर, क्रिप्टो करेंसी पर। अभी बताए हम किसको अच्छा से सावधानी से यूज करना है, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है। हाँ, और बहुत लोगों का अच्छा आंसर आ रहा है, आपको आंसर हम दे रहे हैं। फिर तीसरा क्वेश्चन है, G7 2024 के दौरान किस परियोजना को समर्थन देने पर सहमति बनी, जो भारत मध्य पूर्व और यूरोप को जोड़ेगी। बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, सिल्क रोड, भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारा, IMEC, ट्रांस अटलांटिक समझौता, ठीक है। मैं देख पा रहा हूं ऑलमोस्ट जो लोग आंसर दे रहे हैं, सीके सुमन, अभिषेक, श्रवण, नेनुता, श्रवण, सोनी, माधुरी, रिया, पूजा, प्रिया, अन्नू, आकाश, एवरीवन, यू ऑल आर गिविंग द वंडरफुल आंसर, ठीक है। इसका आंसर सी होगा। अभी देख लीजिए, आपका यहाँ पर आंसर भी था, आप आंसर चेक भी कर सकते हैं। यूक्रेन संकट, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और IMEC, ठीक है। तो इस प्रकार से हम लोगों ने 2 टॉपिक्स को पढ़ लिया है। आई होप आप लोग एंजॉय कर रहे हैं।